Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about nutrition in plants. तो बच्चों इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे न्यूट्रिएंट्स बनता है, राइट? प्लांट्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट? प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है, राइट? So all this we will explore in this chapters. So let's begin. Earth is home to a number of different kinds of living organisms. All living organisms, despite their great diversity in shapes and sizes, show similarity in their activities. They all have to eat, digest their food, derive energy, remove waste material from their bodies, respond to their environment, and produce more of their kind. So these basic activities which all living organisms perform are known as life processes. So students देखो, अर्थ पे चाहे कितने ही डाइवर्सिटी की लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हों, राइट? बहुत नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज रहती है, राइट? बीट प्लांट और बीट एनिमल्स, राइट? वो शेप में, साइज में, कलर में और पता नहीं कितने वेरियस चीज़ों पे वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, राइट? तब भी अगर हम देखें एसेंशियली वो सभी कुछ कंज्यूम करते हैं. दे ईट समथिंग टू गेट एनर्जी, देन दे डाइजेस्ट दैट फूड, उससे फिर एनर्जी मिलती है और फिर वो वेस्ट रिमूव होता है बॉडी से, राइट? वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं एंड अपने जैसे और रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. सो ये जो एक बेसिक एक्टिविटी है जो हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, इन्हीं सबको क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेसेस. So some common life processes are respiration, growth, excretion, reproduction and response to stimuli. For performing these life processes and building their bodies, living organisms require energy, and this energy is obtained from the food which an organism consumes. Inside each cell of an organism, the food particles react with oxygen to produce energy, and this energy is stored in the chemical form in a type of molecule called ATP, adenosine triphosphate, in the cells and is later used as and when required. तो अब ये जितने भी हम लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है, अब इसके लिए एनर्जी चाहिए, राइट? ये एक बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, है ना? इन सिर्फ में हम लेट्स से वी टॉक्ड अबाउट द डाइजेशन, तो डाइजेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस हैं. तो इन्हीं सब प्रोसेस को करने के लिए ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है. सो अब ये एनर्जी कहाँ से आएगा? ये जो एनर्जी आता है ये जो भी फूड कंज्यूम करता है वो ऑर्गेनिज्म, उससे मिलता है. अब हर एक सेल के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स ही है, हमारे अंदर कितने मिलियंस ऑफ सेल्स हैं. हर एक सेल में क्या होता है? जो फूड पार्टिकल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और ये जो एनर्जी है ये है एक केमिकल फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं एटीपी, राइट? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये सेल में स्टोर हो जाता है, राइट? और जब भी एक रिक्वायर्ड होता है सेल को, ये यहाँ से यूज हो जाता है. नाउ लेट्स बिगिन विद अ वेरी बेसिक थिंग, द सेल्स. सो वी नो दैट अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग organisms is made up of tiny units called cells, and cells are too small to be seen with naked eye. They are studied with microscope. Each cell is enclosed by a thin outer boundary called cell membrane. So जैसे कि अगर हम एक वॉल की बात करें तो उसमें सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? ब्रिक होगा. वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है? एक सेल है. इट्स कॉल्ड सेल. नाउ ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. ये एक साथ जब काम करते हैं, एक साथ जब कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं तो ये एक टिश्यू या फिर एक ऑर्गन बनाते हैं. ओके तो एक ये जो सेल होता है ये एक चीज़ से कवर्ड होता है, राइट? अगर आप इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ें देखें, अर्थ पे कोई भी चीज़ें देखें, तो सबकी एक बाउंड्री है, राइट? अगर मैं अपनी हैंड की बात करूँ तो इसकी भी एक बाउंड्री है ना? अगर मैं ट्री की भी की बात करती हूँ तो ट्री के पास भी एक बाउंड्री है ना? लीव्स के पास भी बाउंड्री है. सो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इट हैज़ बाउंड्रीज, राइट? सो वो आउटर बाउंड्री को क्या कहा जाता है? सेल की सेल मेम्ब्रेन.
So most cells have a distinct and central located spherical structure, एक nucleus. So mostly जो हर cells होते हैं उनके पास एक अलग सा सेंटर में एक कुछ स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस, and the space between the nucleus and the cell membrane is filled with a jelly-like substance called the cytoplasm. Now some organisms are made up of single cell only, like amoeba, paramecium, etc., and other organisms are made up of number of cells like man, monkey, dog, etc. तो हमने जिस सेल की बात की अभी, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है और इसके अंदर मिडिल में ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. अब ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस है, यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, राइट. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है, मतलब केवल एक यही सेल होगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, राइट. और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं. वी आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. Now let's go to the next page. So now let's understand about nutrition. So what is nutrition? So the process of taking in food and its utilization by the body is called nutrition. So it is derived from the Latin word nutrire, meaning to nourish. अब nutrition मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें हम खाना इनटेक लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, जब बॉडी उसको यूटिलाइज करती है तो हम कहते हैं न्यूट्रिशन, राइट. सो यू हैव लर्नड इन क्लास 6 फूड प्रोड्यूसेस us with a number of nutrients which are necessary for proper functioning of our body, like carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, etc. are some common nutrients found in food. The process of taking in food and utilizing it for various life processes is known as nutrition. And the mode of nutrition is not same in all living organisms. So nutrition मतलब क्या हुआ, जो भी हमने खाना खाया, जो भी हमने एक एनर्जी का सोर्स लिया, अब उसको हमारी जो बॉडी है वो जब वो यूटिलाइज करती है ना, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, हम उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, राइट. सो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, राइट. सब में अलग अलग मात्रा में होते हैं ये. जब हमारी बॉडी इसमें से इसको यूटिलाइज करती है उस फूड को, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन. एंड हर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिशन का मोड है, राइट, वो उसको कैसे यूटिलाइज करेगा वो भी डिफरेंट है, डिपेंड करता है. सो व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, वो 2 तरीके से अपना जो खाना उन्होंने कंज्यूम किया है उसको यूटिलाइज करते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड फर्स्ट and they take in ready-made food either from plants or animals. तो एक तो तरीका है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके. और दूसरा तरीका क्या है कि वो एक रेडीमेड फूड या तो प्लांट से या एनिमल से ले लेते हैं, ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सो फर्स्ट इज autotropic nutrition. Now auto means self and tropic means nutrition. Self nutrition. Thus, it means nutrition by self, the mode of nutrition in which an organism prepares its own food from simple substance is called autotropic nutrition. अब autotropic nutrition का क्या मतलब हुआ कि जब organism जो है वो खुद ही अपना खाना prepare कर रहा है, right? Auto and nutrition, खुद ही अपना खाना prepare कर रहा है. And the organism which obtain food by this mode, इस तरीके से जो खाना बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स. नाउ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल. विदाउट क्लोरोफिल फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय द प्लांट्स. तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो इस तरीके से खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, ओके. तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से वो ग्रीन नजर भी आते हैं, उसको कहते हैं हम क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल की मदद से ये फोटोसिंथेसिस हो पाता है. अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. अगला मेथड आता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. सो हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन. सो दिस मीन्स taking nutrients from others, okay. So taking nutrients from the others. So the mode of nutrition in which an organism obtain food from the other organism, okay.
जब वो फूड जो अपना ले रहा है किससे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, उसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स. नाउ दे गेट देयर फूड ईदर फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स. ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स. अब या तो वो अपना खाना किससे लेंगे, एनिमल से लेंगे या प्लांट से लेंगे, एंड ऑल दीज एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स. अब जितने भी एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो क्या कहलाए जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लायन की या टाइगर की बात करते हैं, राइट, तो उनके लिए खाना क्या है, उनके वो डियर है ना, डियर लेट्स से वो खाते हैं. तो जो डियर है वो ऑलरेडी क्या है, एनिमल है ना, उसके पास ऑलरेडी फूड बना हुआ है. वो डायरेक्टली जब उस डियर को खा लेगा तो उसकी बॉडी को उसको बस यूटिलाइज करना होगा, ऐसा नहीं है कि उसको बनाना होगा ऑल टुगेदर. बट अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के केस में देखें, ऑटोट्रॉप्स के केस में देखें, प्लांट्स के केस में देखें, उनको खाना बनाना पड़ रहा है, राइट. इस केस में क्या हो रहा है, हेट्रोट्रॉप्स के केस में उनको सिर्फ वो यूटिलाइज करना पड़ रहा है. ओके, सो सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉपिक. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब वो खुद नहीं खाना बनाते, वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर प्लांट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप, एंड सच प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. ऐसे प्लांट्स हैं जो ये इंसेक्ट्स खाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, तो ये इंसेक्ट्स खाते हैं. Now based on their eating habits, animals are divided into 3 categories. अब जिस बेसिस पे, मतलब उनका ईटिंग हैबिट्स है क्या, एनिमल्स को 3 डिफरेंट वेराइटीज में, कैटेगरीज में बांटा जा सकता है. हर्बीवोर्स, सो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. ये एनिमल्स ऐसे हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, राइट, जैसे कि काव हो गया, गोट, बफेलो, ये सब ग्रासेस खाएंगे, राइट, या कुछ ऐसे चारा खाएंगे. Then comes the carnivores. So animals that eat flesh of other animals are called carnivores. अब जैसे टाइगर है, लायन, वुल्फ, ये सब अपना शिकार करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, राइट. And third comes the omnivores. So animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. So जैसे अगर हम बात करें ऐसे एनिमल्स की जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रो, कॉकरोच, ये सब क्या एग्जाम्पल है, ओमनिवोर्स के. नाउ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब ऑटोट्रॉपिक मोड जिसमें खाना खुद बन रहा है, अब ये प्लांट्स में कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. सो लाइट को कंबाइन करके वो कुछ खाना बना रहे हैं. ओके, सो ग्रीन प्लांट्स में हमने पढ़ा क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो खाना बना पाते हैं. ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस लिटरली मीन्स सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल में मतलब क्या हुआ कि कंबाइन करना, कुछ बनाना लाइट के प्रेजेंस में, है ना, लाइट के प्रेजेंस में. सो लेट अस फाइंड आउट वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्लांट बॉडी. ओके, कि ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो खाना बनने की प्रक्रिया हो रही है, ये प्लांट में कहाँ हो रही है ना. अगर हम एक प्लांट को ऐसे देखें, लेट्स से ये प्लांट है ना, हम इसको देखते हैं तो ये हमें क्या इसको देख के सिर्फ पता चल सकता है क्या कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, या फिर क्या हम सिर्फ देख के बता सकते हैं क्या कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है. सो वी विल लर्न दिस. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. So students, we'll also figure out what are the raw materials which the plants use to prepare their food. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक प्लांट को चाहिए अब उसका फूड प्रिपेयर करने के लिए. अब जैसे हमें किचन में अगर कुछ खाना बनाना है तो हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए, राइट. हमें वेजिटेबल्स चाहिए, वी नीड सम स्पाइसेस, वी नीड सम ऑयल, राइट. सो कुछ मटेरियल चाहिए. अब प्लांट्स को क्या चाहिए उनका खाना बनाने के लिए, विल ऑल्सो नो दैट. What is synthesized during the process? अब ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें बन क्या रहा है. हम किचन में तो देखते हैं कि हमें पता है कि अच्छा हम ये कुक करने जा रहे हैं तो अच्छा ये बनेगा, बट प्लांट्स में क्या बनता है, प्लांट्स का क्या खाना है. ओके, सो वी विल लर्न दिस ऑल. लेट्स बिगिन विद दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स एंड लीव्स कंटेन ग्रे कलर्ड पिगमेंट्स, अ मटीरियल कॉल्ड द क्लोरोफिल इनसाइड देयर सेल्स. तो जो प्लांट्स होते हैं अगर आप देखो तो उसमें ऑल्दो ये पूरा प्लांट ही ग्रीन होता है, बट
जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन सा एरिया होता है? देयर लीव्स. सो लीव्स समझ लीजिए किचन है. ओके, लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. अब यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे जो है क्लोरोफिल जो है सबसे ज्यादा काम कर रहा है. जैसे अभी मैंने बोला था कि हम देख के बता सकते हैं, तो हम देख के तो नहीं बता सकते कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, मगर हाँ हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कुछ चाहिए होता है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, विच आर कॉल्ड स्टोमेटा. वो हमें सिर्फ लीव्स पे ही देखने के लिए मिलता है, राइट. सो नाउ द रोल ऑफ लीफ इन अ फोटोसिंथेसिस. अब जो लीफ पे मैंने बोला लीफ पे हो रहा है, अब लीफ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे हो रहा है? अ लीफ हैज टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब लीफ के पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसको किचन बनाती है. क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लीफ है, ओके, दिस इज अ लीफ. नाउ ये ग्रीन तो है, नो डाउट, ग्रीन तो स्टेम भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है. तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स. क्लोरोफिल होना चाहिए. ओके, ग्रीन यहाँ भी है, ग्रीन यहाँ भी है, ठीक है. व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया? फर्स्ट क्राइटेरिया है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स जनरली ऑन द लोअर सरफेस. थ्रू दीज पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो एक इंपॉर्टेंट जो टूल कह लो या फिर कुछ ऑर्गन कह लो जो चाहिए होता है, दैट्स द स्टोमेटा. स्टोमेटा बेसिकली क्या है? छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं लीफ के सरफेस पे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाती है लीफ के, और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है. ये जो स्टोमेटा है, जो स्मॉल पोर्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं लीफ पे? नॉट ऑन द अपर साइड बट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ. तो अगर आप किसी भी लीफ को ध्यान से देखोगे, किसी ग्रीन लीफ को ध्यान से देखोगे, तो उसमें आपको बैक साइड में पक्का ऐसे टाइनी 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 पोर्स जरूर नजर आएंगे. ओके, सो दोज आर स्टोमेटा. नाउ क्लोरोफिल इज नेसेसरी एज इट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस. अभी जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, अभी ये है क्या? मतलब अगर ये ग्रीन है तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे क्या कि ये फोटोसिंथेसिस में काम आएगा? तो ये जो पिगमेंट है, ये जो सन से एनर्जी आती है, इसको ट्रैप करता है, और ये जो एनर्जी है बेसिकली इसको हार्नेस किया जाता है. ओके, सो अभी हमें ये तो समझ आ गया कि हमें क्या क्या चाहिए, है ना, कि फोटोसिंथेसिस क्या हो, उसके लिए क्या क्या चाहिए. बट उसके अलावा और क्या रॉ मटेरियल्स हैं? सो ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर 4 थिंग्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब क्या क्या बनाने के लिए उनको चाहिए? दे नीड फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता है कि एयर में प्रेजेंट होती है ना. ह्यूमंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही इमिट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज से भी काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस. जो हमने स्टोमेटा की बात की, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से जो है लीफ के अंदर जाती है. ओके, नाउ सेकेंड थिंग that these green plants need is the water. So the water is absorbed from the soil through the root system and transported to the leaves by pipe like structures called vessels. These are xylem vessels which run throughout the plant body. अब ये जैसे प्लांट है तो अब रूट्स भी हैं, और जो वाटर का जो डिमांड है वो प्लांट्स का कहाँ से? रूट्स के थ्रू फुलफिल हो जाता है. मिट्टी में, सॉइल में पानी होता है, और वो रूट्स के थ्रू क्या होता है? पूरे प्लांट में ये क्या सर्कुलेट की हो जाता है. अब इनके पास इसको करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम है जिसको कहा जाता है जाइलम वेसल्स. ये जाइलम वेसल्स जो हैं वो पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. तो अच्छा ठीक है, वाटर भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, और तीसरी चीज क्या चाहिए? क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ, एंड अब क्लोरोफिल तो लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके, व्हाट एल्स? इट नीड्स लाइट. सो लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है, राइट. इट comes from the sun. So the process of preparing food using carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and light is known as photosynthesis. तो जब ये चारों चीजें फुलफिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल की और सन की प्रेजेंस में भी, तब उसको क्या हम बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. The leaves absorb sun's energy and store it in the form of food. जो leaves हैं जिसमें क्लोरोफिल है, ये उन सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको फूड के वे में स्टोर करता है, राइट. नाउ
व्हाट इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब हम ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट हमने ये भी देख लिया कि रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, बट बन क्या रहा है ये कैसे हम समझें, है ना, कि कुछ तो बन रहा है इन लीव्स में, बट क्या बन रहा है हमें कैसे पता चलेगा। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज सिंथेसाइज्ड अलोंग विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। So as a matter of fact, carbohydrates are prepared. The food synthesized in the leaves is transported to all the parts of the plant through a network of pipe like structures called phloem. अब देखो हमने देखा कि क्या बन क्या रहा है ना फोटोसिंथेसिस में, इस किचन में प्रिपेयर क्या हो रहा है। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड, ओके, एंड दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड। ये फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू आउट द प्लांट, राइट। अब ये किसके थ्रू हो रहा है, अब ये होता है फ्लोएम, एक नेटवर्क ऑफ पाइप है ना, जैसे कि वाटर के लिए तुम आप समझ लो कि पूरे प्लांट में पाइप्स हैं, राइट, जिसको हम जाइलम बोलते हैं, वैसे ही फूड को पहुंचाने के लिए पाइप्स है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम, राइट। सो अब हम समझते हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने देखा कि क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है, क्या क्या चाहिए, बट फोटोसिंथेसिस जिस प्रोसेस में ये सब बन रहा है उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, राइट। सो इन द प्रोसेस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अ कार्बोहाइड्रेट इज रिगार्डेड एज एन एविडेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से आ रहा है, एयर से आ रहा है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर रहा है, विद वाटर इट कंबाइंस विद वाटर, कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है, राइट, जाइलम के थ्रू लीव्स में हर जगह पहुंच रहा है, in the presence of light, the sunlight and the chlorophyll which is already present in the leaves. It leads to the formation of carbohydrates with the release of oxygen. अब ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स ये बनते हैं, ठीक है, यही बेसिकली स्टार्च है, यही बेसिकली शुगर है ना। इस प्रोसेस के दौरान और क्या निकल रहा है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन, राइट। सो बेसिकली जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, वो सिर्फ एक फूड नहीं बना रहा है, वो हमारे लिए ऑक्सीजन है ना, जो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, राइट। ह्यूमन बीइंग्स वी टेक ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, राइट। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनेगा, मतलब एनर्जी नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइफ ही सर्वाइव नहीं करेगी, राइट। लेट्स सी दिस। So there would be no food, right? And in the absence of food, the survival of living organisms will not be possible as all organisms are directly or indirectly dependent on the food made by the plants. अब जो plants हैं वो primary producers हैं, right? वो ही खाना बनाते हैं, चाहे वो herbivores की अगर हम बात करें, चाहे हम carnivores की बात करें, सब लोग dependent हैं essentially plants पे ही अपनी energy needs के लिए। अगर अब photosynthesis नहीं होगा तो क्या होगा, food prepare नहीं होगा, फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, और फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन वुड नॉट बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी जिसकी वजह से सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड दिस बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता रहता है, ये हमारा जो ऑक्सीजन का डिमांड है और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये एक उसको बैलेंस में रखता है। अब बैलेंस में कैसे रखता है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है, हमारा हम एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट। वो वेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, और जो उसके लिए एक बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम प्लांट्स के साथ एक साइक्लिक वे में है, अगर इसमें से एक भी पार्ट साइकिल का नहीं होगा तो दूसरा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी टू शो दैट स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब हम इसको समझने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपको क्या चाहिए, 2 पॉटेड ग्रीन प्लांट्स, ओके, पॉटेड ग्रीन प्लांट्स चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए एंड dropper. So what you have to do is take 2 potted plants of the same kind. 2 potted plants लेने हैं, बिल्कुल सेम,
नाउ कीप पॉट ए इन सनलाइट एंड पॉट बी इन द डार्क. ओके, तो ये तो हमने बिल्कुल सनलाइट में रखा. ओके, और दूसरा वाला हमने रखा बिल्कुल डार्क में. ओके, नाउ take a leaf from a healthy potted plant and boil it in water for 5 minutes. Take out the leaf and put it in the test tube containing alcohol. अब आपको क्या करना है, इसमें से कुछ दिनों बाद क्या करना है, एक हेल्दी जो प्लांट है, हेल्दी लीफ एक प्लग करनी है, उसको 5 मिनट उसको वाटर में डालने के बाद बॉईल करना है, और इस लीफ को निकाल के किस में रख देना है, एल्कोहल में डाल देना है एक टेस्ट ट्यूब में. प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर. अब इस टेस्ट ट्यूब को जिसके अंदर एल्कोहल है, राइट, आपने लीफ ली, अब उसके अंदर क्या आपने बॉइल्ड, इसमें क्या है, बॉइल्ड लीफ है, राइट, बॉइल्ड लीफ है, और इसके अंदर और क्या है, एल्कोहल. इसको आपने किस में प्लेस किया है, यू हैव टू प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर एंड हीट द बीकर विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर. अब इसको आपने एक बीकर में प्लेस कर दिया है जिसमें पानी है, और ये आप हीट कर रहे हो, राइट. नाउ when you do so, the green pigment, the chlorophyll of leaf will gradually come out into the alcohol and it will become colorless. Take out the leaf and wash it with water. Put a few drops of iodine solution on the leaf. What do you observe? तो आपको क्या करना है, आपको इससे क्या होगा, बेसिकली इस प्रोसेस जो हमने अभी किया, इससे क्या होगा, जो क्लोरोफिल है जितना भी इसके अंदर, जो ग्रीन इसको पिगमेंट देता है, वो सारा एल्कोहल में आ जाएगा, राइट. तो जो आपका लीफ है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये लीफ लेके यू हैव टू वॉश इट एंड देन पुट सम iodine drops on it and then observe. So you'll observe that leaves of pot A kept in dark did not show blue black color, but those of the pot B showed blue black color. अब जिनको हमने लाइट में रखा था, ठीक है, हमने जिस पॉट को लाइट में रखा था, उस लाइट में हम देखेंगे कि ऐसा ब्लू ब्लैक कलर ये शो करेंगे लीव्स, बट जिनको हमने डार्क में रखा था वो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है, राइट, वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है. सो दिस मीन्स दैट स्टार्च इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज to understand, to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. अब क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है. अब ये नेसेसरी होता ही है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको भी समझते हैं. दिस एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ वेरीगेटेड लीफ ऑफ कॉलस और मनी प्लांट. सो टेक अ potted money plant, cover partly one of its leaf with black pepper and keep it in the dark for 48 hours, de-starch it. Now what you have to do is, आपको क्या करना है, मनी प्लांट का एक लीफ लेना है, ओके, और उसको आपने क्या करना है, एक पॉटेड हेल्दी प्लांट का ही लीफ लेना है, उसको आपने एक साइड से ब्लैक पेपर से कवर करना है, ओके, और उसको डी-स्टार्च कर देना है, राइट. उसमें से 48 आवर्स के लिए उसको डी-स्टार्च कर देना है. नाउ टेस्ट द लीफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च इन बोथ द कवर्ड एंड द अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन. तो आपको टेस्ट करना है किसके लिए, आयोडीन के लिए. अब क्या होगा, जो जहां पे क्लोरोफिल है, राइट, वहां पे तो क्या होगा कि आयोडीन से ब्लू ब्लैक हो जाएगा क्योंकि वहां पे तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा. बट जहां पे वो डी स्टार्च हो गया, जहां पे बेसिकली क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, द ब्लैक पार्ट, राइट, जो हमने कवर किया था, वहां पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखेगा. ओके, सो द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ develops blue black color when tested with iodine for the presence of starch. The non-green portion turns brown in color. Only those portions of the leaf that contained chlorophyll could perform photosynthesis. This shows that chlorophyll is necessary for the photosynthesis. तो आप इसके लिए कैसी लीफ ले सकते हो, कोई ऐसे लीफ ले सकते हो जो अपनी एक ड्राई वाली स्टेज में जा रही है, जिसमें हम ऐसी भी लीफ देखते हैं जो पार्शियली ड्राइड है, पार्शियली ग्रीन है, राइट. तो उसके साथ भी हम ये आयोडीन टेस्ट के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
कि अभी तक तो हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक, अभी प्लांट्स जो थे वो अपना खाना खुद बना रहे थे, अब हेट्रोट्रॉपिक है. सो नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स. जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो है हेट्रोट्रॉप्स. Since they lack chlorophyll, they cannot prepare their own food depending upon the source from which they get their nutrients. Heterotrophic plants may be grouped into the following types. अब जहाँ से इनको अपना न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, अभी खुद खाना नहीं बना रहे क्योंकि ग्रीन नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है. अब जिससे इनको खाना मिलता है उस बेसिस पे इनका नाम है, जैसे कि पैरासिटिक प्लांट्स, saprophytic plants, symbiotic plants and the insectivorous plant. Students, do you know algae are also green plants? You might have seen them floating on water of ponds, lakes, etc. Algae also possess chlorophyll and thus they can prepare their own food by the process of photosynthesis. Hence they are autotrophs. So आपने algae कभी देखी है floating water पे, वो जो greenish चीज़ होती है, right? Those are algae. So जो algae है उसके पास भी क्या होता है? Chlorophyll. Okay, and they are called autotrophs. Okay, now let's understand one by one about these heterotrophic plants. So parasitic plants or the parasites. So heterotrophic plant which obtain its food from other living plants or animals is called a parasite. ऐसा plant जो दूसरों से अपना खाना लेता है ना? The plant or the animal that provides food for a parasite is called the host. जो उसको प्रोवाइड कर रहा है खाना उसको होस्ट कहा जाता है, और जो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है जो खाना ले रहा है उसको कहा जाता है पैरासाइट. सो अ पैरासाइट सक्स इट फूड फ्रॉम द होस्ट बाय स्पेशलाइज्ड अब्सॉर्बिंग ऑर्गन्स कॉल्ड द हाउस्टोरिया. ओके, सो ये क्या पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये सक करते हैं अपना जो फूड है वो होस्ट से. इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं इस चीज के लिए जिसको कहा जाता है हॉस्टेरिया. राइट, नाउ देयर आर पैरासिटिक प्लांट्स. कौन कौन से होते हैं? पैरासाइट्स में बी टोटल और पार्शियल. सो डोडर और अमरबेल इज अ टोटल पैरासाइट. कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट पैरासाइट है, मतलब सारा अपना जो एनर्जी है, जो सारा अपना फूड है वो एक होस्ट प्लांट से लेंगे. ओके, यू कैन सी अमरबेल एज लॉन्ग yellowish tubular structure wrapped around the stem or branches of the trees. Rafflesia is a parasite of Tetrastigma plant. तो ये दो जो प्लांट हैं ये क्या है? फुल पैरासाइट है. अगर आपने कभी देखा होगा पैरासाइट को, पैरासिटिक प्लांट्स को, अमरबेल जिसको हम कहते हैं, वो किसी अगर पेड़ पे होती है तो वो पूरा उसको कवर कर लेती है. लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, येलोइश होते हैं, लंबे लंबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. राइट, so mistletoe is a partially parasite. Okay, there is one mistletoe which is a partial parasite. So this plant has green leaves and can synthesize its own food, but it receives water and minerals from the host plant on which it grows. अब इसके पास ग्रीन लीव्स तो हैं, मतलब ये खुद का खाना बना सकते हैं, बट ये पार्शियल पैरासाइट है. वाटर और मिनरल का जो इनका डिमांड है वो होस्ट प्लांट से ये अपना पूरा करते हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So now comes the saprophytic plants or the sporophytes. Saprophytes. So saprophytes क्या होते हैं? So the plants which live and feed on dead and decaying organic matter, and these are called saprophytic plants. अब ऐसे plants जो किसी dead या decay organic matter पे फीड करते हैं. राइट, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोई डेड ट्री है, कोई टूटा हुआ ट्री है ना, ऐसी जगह से. For example, some bacteria and some fungi like mushrooms are saprotrophs. So saprotypes secrete digestive juices from the dead and decaying matter and convert it into a solution. ये जो saprophytes होते हैं ये एक digestive juice secrete करते हैं dead और decaying matter से, right? And convert it into a solution. उसको एक solution में create करते हैं. The nutrients are then absorbed from it by their roots like structures called mycelium. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको अब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द रूट्स, और इन रूट्स को क्या कहा जाता है? माइसीलियम. ओके, सो हैव यू एवर ईटन अ मशरूम? दीज डेज मशरूम्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल सो दैट दीज कैन बी यूज्ड एज अ फूड. तो सारे मशरूम्स जो हैं वो एडिबल नहीं होते, कुछ मशरूम्स एडिबल होते हैं. तो अभी अगर हम देखा जाए नाउअडेज जो मशरूम्स हैं उसकी खेती करने लग गए हैं लोग, फार्मिंग करने लग गए हैं, लार्ज अमाउंट पे ग्रो करते हैं.
so that it can be consumed as a food. Fungi are saprotrops. जो fungi होती है वो saprotrops होते हैं. They grow on pickles, leather, clothes, etc. in hot and humid weather. है ना? ये जो fungi है, ये जो dead organic matter है, उससे अपना जो nutrients है वो लेते हैं. They germinate and grow rapidly during rainy season. Rainy season में उनके लिए favorable time होता है, सबसे best time होता है, और इसलिए वो वहाँ उस time सबसे ज़्यादा आपको उनकी growth दिखेगी. The spores of fungi are generally present in air. When they land on warm and wet things, they germinate and grow. You must have seen the white patches on leather items in rainy season. Can you guess what are these white patches? तो क्या होता है बच्चों कि जो fungi होती है ये generally एयर में प्रेजेंट होती है, बट जब इसको अपना राइट एनवायरनमेंट मिलता है, थोड़ा ह्यूमिड वेट एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये ग्रो करने लगती है. इसीलिए रेनी सीजन में कभी हमने देखा होगा जो लेदर है उस आइटम पे ना पैचेस हो जाते हैं, वाइट कलर के पैचेस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? द फंजाई. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन एक्टिविटी एंड लेट्स ग्रो फंजाई. ओके, सो टेक अ पीस ऑफ ब्रेड ऑन अ ग्लास प्लेट एंड मॉइस्चर इट विद वाटर. एक ब्रेड का पीस लो, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो. Keep the glass plate in a moist and warm place and cover it with a lid or a petri dish or bell jar. तो आप उसको थोड़ा सा कवर कर दो और उसका थोड़ा सा वार्म ऐसा टेम्परेचर दो. Leave it for 2-3 days. Observe the piece of bread. You will observe that fully patches appear on the piece of bread. These patches may be white, green, brown or any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Most probably you will see cotton-like threads on the piece of bread. These organisms are fungi. तो 2-3 दिन अगर आप उसको छोड़ दोगे तो उस पर क्या दिखेगा? ब्रेड पे फंजाई के पैचेस दिखेंगे. डिफरेंट कलर्स के दिख सकते हैं, वाइट, ग्रीन, ब्राउन, मे बी ब्लैक, राइट. तो आप इसको ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको क्या दिखेगा? फंजाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये नजर आएंगे. ओके. Now, third type of heterotrophs are symbiotic plants. So, symbiosis is a mutually beneficial relationship between two or more organisms in which food and shelter are shared by both the organisms. तो symbiosis में क्या होता है? Mutually beneficial relationship होती है दो organisms के बीच में. In lichens, symbiotic relationship is seen. Lichens में हमें symbiotic relationship देखने को मिलती है. So there is an association between a green alga and non-green fungus. Okay, एक green alga है और एक non-green fungus है, उनके बीच में ये symbiotic relationship है. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and the alga in turn provides the food to the fungus. The alga being green prepares food by photosynthesis. तो जो alga है, since वो green है तो photosynthesis कर सकता है. So therefore it provides food, right, to the fungus, and fungus in turn provides the water, minerals and shelter to the alga. Now some fungi live in roots of trees. So कुछ जो fungi होती है वो roots में so basically roots में रहती है. आपने अगर कभी भी देखा होगा कुछ roots ऐसी होती है जहाँ पे ये fungi रहती है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे. इनको बोलते हैं rhizobium, और इनका काम क्या होता है? Nitrogen fixation, right? So the fungus helps the tree in absorption of water and minerals while the tree provides nutrition to the fungus. अभी जो fungus है ये क्या करती है? ये उस plant को water absorption में, mineral absorption में help करती है, right? और बदले में क्या होता है? जो plant है वो उसको food nutrition provide करता है. इस way में क्या हो रहा है? Both the fungus and the nutrition are getting benefited, right? This is called the symbiotic relationship. Certain plants such as peas have symbiotic association with the bacteria such as rhizobium. तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, अगर हम पी की प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में symbiotic association देखने को मिलता है जैसे rhizobium बैक्टीरिया का. ओके, now let's go to the next page. So this bacteria is found in root nodules of these plants. Rhizobium converts atmospheric nitrogen into plant usable form. The plant in turn provides nutrients to the bacterium's growth. तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, राइट, ये रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स के, और ये जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक काम करते हैं. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल प्लांट फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं
और इस बदले में क्या होता है, बैक्टीरियम को न्यूट्रिएंट मिलता है प्लांट की तरफ से ग्रो करने के लिए. ओके, डू यू नो असेशिया ट्रीज आर गार्डेड बाय एंट्स. Ants depends on the secretion from the tree and the hard bark provided shelter to the ants. In return, the ants protect the trees from the herbivores. Now, this is another example of symbiotic relationship. Acacia जो trees होते हैं, उनमें से कुछ ऐसा secretion release होता है जो ants जो होते हैं वो उसको consume करते हैं, उनके ऊपर dependent होते हैं. Now, अब वो dependent होते हैं, इसलिए जो ant है उसके एक तरीके से acacia tree को guard करते हैं. राइट, इन टर्न जो असेशिया ट्री है उसकी जो बार्क होती है वो बहुत ही हार्ड होती है. राइट, तो जो बार्क है उसमें एंट्स को क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है. ओके, नाउ कम्स द फोर्थ, which are insectivores plants. So these are some plants which feed on small insects, and these are called insectivores plants, and these plants have modified parts of catching insects. तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोर प्लांट्स हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं. राइट, आपने कभी ऐसा सुना और नहीं होगा कि कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, बट देर आर सम प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स दैट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स. Although these plants also perform photosynthesis to get their nutrients, they often grow in soils or in water which contain little amount of minerals like nitrogen, phosphorus and potassium. Therefore, in order to meet their heavy nutrient intake, they feed on insects. Common example is the pitcher plant, sundew plant, Venus flytrap. तो इन केस में क्या होता है कि ऑल्दो ये ग्रीन है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट फिर भी ये क्या करते हैं, अब इंसेक्ट से अपना एनर्जी डिमांड पूरा करते हैं. सो जनरली अगर ये देखा जाए तो ये एक ऐसे रीजन में ग्रो होते हैं, ऐसे सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पे बहुत ही लिटिल अमाउंट है मिनरल्स का, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बहुत ही कम अमाउंट में ये होते हैं. तो जो इनको मेजर अपना एनर्जी का डिमांड पूरा करना होता है वो इंसेक्ट्स को फीड करके करना होता है. पिक्चर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई आर सम एग्जांपल्स. पिक्चर प्लांट, ये अगर आप देख रहे हो ये है पिक्चर प्लांट. द होलो लीव्स ऑफ पिक्चर प्लांट आर फिल्ड विद अ फ्लूइड विच द इंसेक्ट्स कम्स टू ड्रिंक. तो ये जो ऊपर इसका लीफ है इसमें एक लिक्विड होता है जो इंसेक्ट्स ड्रिंक करने आते हैं. राइट, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. व्हेन इंसेक्ट सिट्स on the pitcher, the lid gets closed and the insect is drowned and eaten by the pitcher plant. अब जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पे आता है, राइट, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आता है इसको पीने के लिए लिक्विड को, वैसे ही ये जो या यहाँ पे बैठता है, वैसे ही जो लिड है क्लोज हो जाता है और ये उसको कंज्यूम कर लेता है. सैंड्यू प्लांट, दिस इज द सैंड्यू प्लांट. So this plant secretes a kind of fluid that glitters in the sun like dew drops. Okay, so when an insect sits on the leaf, it gets entangled in the sticky fluid. ये एक ऐसे टाइप का ग्लिटर जो है वो रिलीज करता है कि सन जब आता है तो बहुत ही ऐसे चमकदार नजर आता है, और जब इंसेक्ट्स इसके ऊपर सिट करते हैं, बैठते हैं इसके लीव्स पे, तो वो इस फ्लूइड में बहुत इंटैंगल हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं. So this is how they eat those insects. Now what happens with Venus flytrap? The leaves of Venus flytrap are like a trap and have stiff hair like projections on their edges. है ना, तो इनके जो leaves होते हैं इनके end पे यहाँ पे projections होते हैं. Okay, and they can close suddenly when an insect sits on them. So the leaf is divided into two parts with the midribs acting as a hinge. Right, तो जैसे जो एक normal leaf होती है उसका ये midrib होता है. Right, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट बैठेगा तो ये ऐसे बंद हो जाता है. राइट, ये बेसिकली एक हिंज की तरह काम करता है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स. अब प्लांट्स के लिए सोर्स क्या है न्यूट्रिएंट्स का? So plants need a variety of minerals and elements for carrying out life functions, and these are absorbed from the soil by the root system and carried to the stem, branches and leaves. The mineral source are soil, air, water. Mineral salts are dissolved in water and are taken up. Plants are minerals in a number of ways. So they become constituents of protoplasm and cell wall, example nitrogen and sulfur in proteins, magnesium in chlorophyll and calcium in the cell wall. अब जो प्लांट है उसको
उसको वेराइटी ऑफ मिनरल्स चाहिए अपना लाइफ फंक्शन करने के लिए, राइट। जो मेजरली जो अपने न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है वो रूट सिस्टम से करता है, राइट, और फिर उसको फर्दर पूरे प्लांट्स में उसको स्प्रेड कर देता है, और उसको मिनरल्स जैसे एयर से, सॉइल से, वाटर से मिलते हैं, राइट। अब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसको हम देखें जो प्लांट्स में बिल्कुल प्लांट्स का एक पार्ट बन गया है। जैसे अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, जो प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर जो लिक्विड होता है, राइट, या सेल वॉल है, उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, ओके, जिस पिगमेंट की अभी हम बात कर रहे थे, देन कैल्शियम प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, राइट। तो इन सब का सोर्स क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एयर से, राइट। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कहाँ से आ रहा है? सॉइल से। एंड हाइड्रोजन, डिसॉल्व मेटल इन आयनिक फॉर्म, comes from the water. Now let's go to the next page. And और ऑक्सीजन भी कहाँ से आ रहा है? एयर से। आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये भी सब कहाँ से आ रहा है? वाटर से, all right. Now these minerals, nutrients are used by the plants for their growth and development. Their amount keep decreasing in the soil as they are used by the plants. In order to compensate for its loss, the farmers use fertilizers and manures. These contain specific nutrients that replenish the soil. अब ये जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ज़रूरत है प्लांट्स के लिए, राइट, उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बट जब ये सॉइल में इनकी मात्रा कम हो जाती है तो जो प्लांट है वो सही से ग्रो नहीं कर पाता, और यही रीज़न जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स या जो मैन्योर्स यूज़ करते हैं, राइट। एक तरीके से प्लांट्स को ये सारे केमिकल्स, बेसिकली जो बेसिक मैंगनीज, कॉपर, ये सब जो चाहिए होता है ये मिल तो जाता है, बट इससे एक इफेक्ट क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी लॉन्ग टर्म में फर्टिलिटी खराब हो जाती है, राइट। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इन फर्टिलाइजर से, केमिकल से मर जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम कीवर्ड्स दैट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। रैप्ड, राइट, ग्लिटर्स, लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिएंट्स, photosynthesis, parasitic plants, host, saprophytic plants, symbiotic plants, and insectivorous plants. Let's get to the main points of this chapter. So the basic activity which all living organisms perform in order to maintain and continue their life are called life processes. Nutrition, respiration, growth, excretion, reproduction, and response to stimuli are some of the basic life processes. Autotrophic nutrients is the mode of nutrients in which organism prepare its food from simple substances. The process through which green plants prepare their own food is called photosynthesis. Four things are required for photosynthesis: carbon dioxide, water, sunlight, and the chlorophyll. Heterotrophic plants include parasitic, saprophytic, symbiotic, and insectivorous plant. Plants fulfill their mineral requirement from soil, water, and air. Now tell me these questions, the answer to these questions. Pitcher plant and Venus flytrap are green plants that can photosynthesize, right? Why do they need to feed on insects? One more question: how do lichens help scientists in assessing the effects of air pollution? Now let's get to the main exercise of this chapter. So here we will go through all the questions one by one. We'll solve one part of each question for you, then rest you will do by your own. So first answer is one word questions. Food factories of plants are the leaves, okay. Now let's go to the next page. Next question is tick the correct option. So life processes which the living organism performs are nutrition and growth, growth and response to stimuli, respiration and reproduction, all of this, okay. So this is how you have to do it in the OMR sheet. Next question is fill in the blanks. The process of taking in food and its utilization by the body is called nutrition, right. So we have to match the column A with column B. So Venus flytrap, it is a insectivore plant, okay. So similarly you have to match for others. Now let's go to the next page. Next question is write 2 for the true and F for the false statements. Cells are too small to be seen with the naked eyes. Yes, this is a true statement.
Next question is very short answer questions. What are cells? So cells are the building blocks of the living organisms, right? You can also tell that they are made up of covered with the cell membrane, right? And they have nucleus inside it. Short answer questions. What are green plants called producers? Why are green plants called producers? Because green plants have chlorophyll in them, which helps them to make their own food, right? They produce the food. So they are called the producers. Everybody, right? Plants or animals directly or indirectly depends on the green plants for the food. Long answer type questions. How will you show that light is necessary for photosynthesis? तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, राइट? एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने एक प्लांट को लाइट में रखा था, एक को डार्क में रखा था, और फिर हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, एंड देन वी ऑल्सो चेक्ड इट विद यूजिंग आयोडीन, राइट? सो यू कैन मेंशन दैट. नाउ देयर इज वन interesting activity for you. Visit a nursery located in your locality. See and find out how plants are growing there. Also find out how light, temperature, water and carbon dioxide are regulated. Make a report and present in your class. So आप अपने आसपास जो वहाँ नर्सरी आपके घर के आसपास वहाँ विजिट करो, ओके? वहाँ ऑब्जर्व करो कि कैसे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, उनको कैसे लाइट दी जा रही है, कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, कैसे वाटर दिया जा रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट हो रही है, राइट? क्योंकि हर प्लांट का अलग सिस्टम होता होगा. सो मेक अ रिपोर्ट एंड देन प्रेजेंट एंड शेयर इट विद योर क्लास. Do you know, students, Chipko movement originated in the Himalayan region, and this movement was a non-violent revolt of people against cutting down of trees. Due to this movement, several trees were protected from being cut. Do you think people in other parts of the country should also take such steps to protect trees? What initiative can you take as an individual to save the natural resources? So चिपको मूवमेंट, एक चिपको आंदोलन जिसको कहा जाता है, वो एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसा आंदोलन था हिमालयन रीजन्स में, जो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था. लोग जो थे अपने पेड़ों के, वहाँ पे जो पेड़ थे, जो जंगल में पेड़ थे, उनको ऐसे चिपक गए थे, राइट? उनको पकड़ लिया था पेड़ों को कि हम इनको काटने नहीं देंगे, राइट? पेड़ों को बचाने के लिए. आपको क्या लगता है कि हमें और कैसे कैसे तरीकों से पेड़ हम बचा सकते हैं? So I hope this chapter is clear to you now. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the rest of the questions in your homework.